हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन दिस सेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन पार्ट जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का था वो हम लोगों ने कंप्लीट किया था। कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ कॉस्ट एसोसिएटेड था, कुछ साइंटिस्ट के नाम थे जो डिफरेंट एरियाज में उन्होंने अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, उसको भी हम लोगों ने देखा था। क्योंकि वो जो क्वेश्चंस हैं डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं, इसलिए वो उसको भी पढ़ना जरूरी था। तो सारे साइंटिस्ट को हम लोगों ने देखा था, डिफरेंट कॉस्ट जो थे उसको भी हम लोगों ने देखा था। ये हमारा लास्ट टॉपिक था जिसको हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो इसमें लास्ट सेशन में मैंने आपको ये भी बताया था कि आपका जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि कई बार स्टूडेंट जब आप कॉलेज टाइम में होते हो या प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो उस टाइम पे स्टूडेंट माइंड में आता है कि ये हमारे रियल लाइफ में ज़रूरी कहाँ पे है। तो जब तक आपको एक बार आपको पता लग जाता है कि हाँ यार ये तो डायरेक्टली हमारे लाइफ से कनेक्टेड है, तो एक ज़्यादा इंटरेस्ट, एक अलग टाइप का इंटरेस्ट डेवलप होता है उस सब्जेक्ट के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो डे स्टार्ट होता है फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, आप कंप्लीटली देखोगे कि आप डायरेक्टली कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो। और वो सारे जो प्रोडक्ट हैं उनकी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जो सर्विसेज हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पे आपका जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बिना, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के नॉलेज के बिना पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, अलग अलग टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि इस इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का वहाँ पे उस पर्टिकुलर फैक्ट्री में, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है। तो अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। बस आप ये समझ के देखिए कि, ये समझ के रखिए कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ आप यूज कर रहे हैं वो उसका जो इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से वो आता है, दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, जो हमारा वेरी फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज ब्रेक इवन एनालिसिस। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम लोगों ने कर लिया। पहला चैप्टर मैंने आपको बताया था कि हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज ब्रेक इवन एनालिसिस। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, दैट इज ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ब्रेक इवन एनालिसिस, इसको हम लोग एक और नाम भी देते हैं यहाँ पे। जो हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस है, ये जो चैप्टर है, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, दैट इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस, इसका एक और नाम है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये नाम क्यों है, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो एक और नाम है इसका कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस। तो ये बेसिकली इसको हम लोग पढ़ते क्यों हैं, ये जो पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है, मैं आपको बता दूं किसी भी इंडस्ट्री के सेटअप के लिए ये आपका वेरी फर्स्ट स्टेप होता है, जो ब्रेक इवन एनालिसिस है। आप कोई भी इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज की आप जो भी इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, सबसे पहला आपका काम होता है कि टू एनालाइज द ब्रेक इवन पॉइंट, या और या आप बोल सकते हैं कि ब्रेक इवन को एनालिसिस करना आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो ब्रेक इवन एनालिसिस हम लोग करते क्यों हैं, ये बेसिकली होता है कि टू डिसाइड द मिनिमम आउटपुट लेवल टू गेट प्रॉफिट। जो भी आप इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं वहां पे ब्रेक इवन एनालिसिस से आपको ये पता लग जाता है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम प्रोडक्शन लेवल, जिसके बाद आप क्या है प्रॉफिट की तरफ मूव करेंगे, जिसके बाद आपको प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कॉस्ट एसोसिएटेड होते हैं वहाँ पे, अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो वो सारी कॉस्ट के बाद ही आप एक बार जब वो आपकी कॉस्ट निकल जाएगी, जो भी प्रोडक्ट है आप उसको सेल कर रहे हो, उसके बाद आपकी प्रॉफिट आएगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। लेट अस सपोज आपने कोई इंडस्ट्री सेटअप किया, लेट अस सपोज आपने कोई एक इंडस्ट्री सेटअप किया। अगर मैं आपको बात करूं स्टार्टिंग टाइम में, जब आप इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो, तो आप क्या है सिक्योरिटी गार्ड वहां पे एस्टैब्लिश करोगे। सिक्योरिटी गार्ड का होना वहां पे जरूरी है। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, सुपरवाइजर। नेक्स्ट जो आपके हायर ऑफिसर्स हैं। नेक्स्ट आपका आएगा जो अगर आपकी बिल्डिंग नहीं है तो आप उसका रेंट पे करोगे, दैट इज रेंट। नेक्स्ट आपने उस बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा रखा होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस कॉस्ट। तो ये सारे कॉस्ट आपके डायरेक्टली एसोसिएटेड होंगे जब आप कोई भी काम स्टार्ट करने वाले हो। फर्स्ट लेवल पे जब आप कोई भी काम स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे ये सारी कॉस्ट आपके सामने आएंगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो
अब ये जो सारी कॉस्ट हैं ये आपका आपने प्रोडक्शन नहीं स्टार्ट किया उसके पहले ही आ गई। इसका मतलब क्या है कि ये जो सारी की सारी जो कॉस्ट है ये आपकी एसोसिएटेड है, इसको हम लोग बोलेंगे फिक्स कॉस्ट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिक्स कॉस्ट। मीन्स आप कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो तो आपको इतना इन्वेस्टमेंट करना ही करना है, ये सारे इन्वेस्टमेंट आपके लगेंगे। लाइक सिक्योरिटी गार्ड है, सुपरवाइजर है, हायर ऑफिसर्स है, इंश्योरेंस है, आपकी कॉस्ट ऑफ मशीन आ गई, कॉस्ट ऑफ मशीन, जो भी आप मशीनरी उस वहाँ पे सेटअप कर रहे हो, उस इंडस्ट्री में जो भी आप मशीनरी अप्लाई कर रहे हो, तो ये सारी की सारी स्टार्टिंग में आपका आएगा ही आएगा। तो ये सारे के सारे जो कॉस्ट हैं इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। ठीक है। नेक्स्ट, जब आप प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे, जो भी आप रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हो डायरेक्टली, जो वो सारी चीज़ें जो प्रोडक्शन के लिए इनपुट के लिए ज़रूरी हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। मीन्स वेरिएबल कॉस्ट वो होते हैं जो डायरेक्टली आपको प्रोडक्शन के टाइम में जितना प्रोड्यूस करोगे उसके अकॉर्डिंग आपकी कॉस्ट लगेगी, उसको हम लोग बोलते हैं मीन्स वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर आप कोई भी इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो तो वहाँ पे जो टोटल कॉस्ट की बात करूँ तो क्या हो जाएगा आपका, एक तो आपने फिक्स कॉस्ट स्टार्टिंग में अप्लाई कर दिया, जो भी आपने इंडस्ट्री स्टार्ट किया, इंडस्ट्री सेटअप किया, वहाँ पे ये सारे जो भी कॉस्ट हैं, लाइक जो आपका सिक्योरिटी गार्ड है, सुपरवाइजर है, हायर अथॉरिटी, रेंट, इंश्योरेंस, कॉस्ट ऑफ मशीन, ये सारा चीज़ आपने अप्लाई किया तो आ गया आपका फिक्स कॉस्ट के अंदर। नेक्स्ट आपका क्या है? वेरिएबल कॉस्ट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। अभी मैं इसको 1 बाय 1 इसको हम लोग देखेंगे, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा दोबारा से। तो ये आ गया, एक आपको मोटा मोटा एक आइडिया लग गया। और मैंने आपको बताया कि ब्रेक इवन जो पॉइंट होता है, ब्रेक इवन एनालिसिस होता है, वो बेसिकली इसलिए करते हैं कि टू डिसाइड द मिनिमम आउटपुट लेवल टू गेट प्रॉफिट, टू डिसाइड मिनिमम आउटपुट लेवल टू गेट प्रॉफिट। चलिए हम लोग इसको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फिक्स कॉस्ट की। फिक्स कॉस्ट मैंने आपको बता दिया क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अगर ये आपका कॉस्ट लाइन है और ये है आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, वॉल्यूम ऑफ अगर ये आपकी कॉस्ट लाइन है और ये आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है, ये आपकी कॉस्ट लाइन है और ये आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है, तो आपका जो फिक्स कॉस्ट हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट लाइन क्या है, हमेशा आपका प्रोडक्शन पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है, तो वो क्या होगा, हमेशा फिक्स होगा। इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स कॉस्ट लाइन। इसको हम लोग यहाँ से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो फिक्स कॉस्ट लाइन है, अगर कॉस्ट वॉल्यूम आपने कर्व ड्रॉ किया तो क्या होगा, एक सीधी स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, और ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये हर जगह इक्वल रहेगा। ओके, तो पहला जो कॉस्ट एसोसिएटेड था उसको हम लोगों ने देख लिया और मैंने आपको बताया कि जो ये फिक्स कॉस्ट है उसमें क्या क्या आते हैं। इट रिमेन्स फिक्स और कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड इट इंक्लूड द सैलरी ऑफ हायर ऑफिसर, सुपरवाइजर, रेंट ऑफ बिल्डिंग, इंश्योरेंस कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मशीन एंड टैक्सेस एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे एसोसिएट होंगी। इसको हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट कॉस्ट पे, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। तो जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट होगा वो मैंने बताया आपको कि जो डायरेक्टली आपका जो प्रोडक्शन है उसमें इन्वॉल्व होगा। ऐसा कॉस्ट जो आपका जो भी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसके प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब क्या है कि आप जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका वेरिएबल कॉस्ट वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। कम प्रोड्यूस करोगे तो आपका वेरिएबल कॉस्ट कम लगेगा, ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे तो वो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब क्या है, वो डायरेक्टली आपका उसमें इन्वॉल्व है। जो आपका प्रोडक्शन है, जो आपका आउटपुट है उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है। लाइक आपका जो मटेरियल है, जो आप प्रोडक्शन के लिए लेबर यूज कर रहे हो, जो आपकी मशीन की रनिंग कॉस्ट है, ये जो आपका मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल मीन्स रॉ मटेरियल, जो आपका लेबर है जो उस प्रोडक्ट को बना रहा है, जो मशीन की रनिंग कॉस्ट है, तीनों के तीनों क्या हैं, उसमें एसोसिएटेड है जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कॉस्ट वॉल्यूम कर्व की, कॉस्ट वॉल्यूम कर्व की बात करूँ, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है, तो यहाँ पे ये जो लाइन आएगी कुछ ऐसे आएगा। ओके, तो जैसे जैसे आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या है, बढ़ता जाएगा। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ V से, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ X, ये जो है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस
और यहाँ पे स्मॉल v जो है ये है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो यहाँ पे जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा दैट इज v इज इक्वल टू स्मॉल v इंटू एक्स। ये आपका हो जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस v इक्वल्स टू स्मॉल v इंटू एक्स। ओके, तो यहाँ पे आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको बताया भी कि जो डायरेक्ट मटेरियल और आपका डायरेक्ट लेबर और आपका जो प्रोडक्ट यूटिलिटी है, ये तीनों के तीनों आपके वेरिएबल कॉस्ट में एसोसिएट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों आपका क्या है, डायरेक्ट जो आपका प्रोडक्शन है उसमें इन्वॉल्व होता है। जो भी आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें इन्वॉल्व होता है। इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आपका जो प्रोडक्शन मटेरियल है, लेबर है और प्रोडक्ट यूटिलिटी है वैसे बढ़ती जाएगी। प्रोडक्ट यूटिलिटी मीन्स क्या है कि मशीन रनिंग कॉस्ट। इसका मतलब क्या है, मशीन रनिंग कॉस्ट। ओके, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉस्ट दैट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट टाइप का ही होता है, बट ये क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए फिक्स होता है। एक टाइम पे एक ऐसा सिचुएशन आता है जिस टाइम पे क्या है, सडनली ये वेरी करने लगता है। मीन्स जब आपका वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या है, ऑलवेज इंक्रीज होगा विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, इसको भी मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ, अगर ये आपका कॉस्ट है और यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे, इस लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे, तो आपका जो वेरिएबल कॉस्ट था क्या है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा था विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, बट आपका जो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट होता है ये हमेशा इंक्रीज नहीं करता। एक ऐसा टाइम आता है, लेटर सपोज कि आप कहीं पे आपका कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे जो भी मटेरियल लग रहा है, एक तो आपका फिक्स कॉस्ट, जितनी मशीनरी आई, जो भी सेटअप होना था वो सारा सेटअप हो गया। ठीक है, वहाँ पे बड़ी बिल्डिंग है तो सुपरवाइजर, मैनेजर, जैसे जैसे लोग हैं वैसे वैसे सभी लोग आ गए, फिक्स कॉस्ट एसोसिएट हो गया। अब जैसे जैसे बिल्डिंग बन रही है उसमें जो भी मटेरियल लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका वेरिएबल कॉस्ट है। तो एक टाइम के हिसाब से वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, बट किसी वजह से लेट अस सपोज कि ऐसा होगा कि सडनली जो वहाँ का हेड है उसके ऊपर प्रेशर आ जाए कि नहीं, आज जो भी काम, जितना भी काम होना था उससे ज़्यादा हमें काम करना है, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या है कि आपको लेबर बढ़ाने पड़ेंगे। हो सकता है कुछ और चीज़ें वहाँ पे इंक्लूड करनी हो जिससे कि आपका उस दिन का जितना भी आपने काम डिसाइड किया, जो डेली के हिसाब से होता था, जिस रेट से वहाँ पे काम हो रहा था, उसको इंक्रीज करने के लिए कुछ और चीज़ें आपको एसोसिएट करना हो, तो ऑब्वियसली जो आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हमेशा वेरी नहीं करता है। ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगा ड्यू टू सम एडवर्स सिचुएशन। किसी वजह से, किसी रीजन की वजह से वो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका सेमी जो वेरिएबल कॉस्ट था वो डायरेक्टली स्टार्टिंग से ही वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ वो बढ़ रहा था, बट ड्यू टू एनी एडवर्स सिचुएशन, अगर आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन या किसी वजह से कुछ भी, ऐसा मैंने आपको एग्जांपल दिया कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग का, तो किसी वजह से आपका कुछ ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें आपको क्या है, और जो आपका कॉस्ट है, जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको और ऐड करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। मीन्स हमेशा वो नहीं आएगा, बट किसी सिचुएशन में ऐसा सिचुएशन आ जाएगा, उस सिचुएशन में आपको उसको ऐड करना पड़ेगा, उस कॉस्ट को, दैट इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे टोटल कॉस्ट की। तो यहाँ पे अगर ये आपका अगेन ये आपका कॉस्ट है एंड दिस वन इज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ये आपकी कॉस्ट लाइन है और ये आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फिक्स कॉस्ट होगा, एक ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये आपका फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा आपका यहाँ पे, ये आपका आएगा वेरिएबल कॉस्ट, इसको भी हम लोगों ने देख लिया है, ये आपका है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये आपका फिक्स कॉस्ट हो गया, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट हो गया, दोनों को हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, दोनों के बारे में हम लोग को कंप्लीट पता है। नेक्स्ट अब क्या होगा, जो आपका टोटल कॉस्ट होगा, टोटल कॉस्ट लाइन क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि आपका जो टोटल कॉस्ट होता है दिस इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट मीन्स इन दोनों को हमें ऐड कर देना है, तो ऑब्वियसली ये जो लाइन है
ये जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट लाइन में हर एक पोजीशन पे क्या है, फिक्स कॉस्ट ऐड हो जाएगा, हर एक पोजीशन पे फिक्स कॉस्ट ऐड हो जाएगा। तो आपका ये जो लाइन है जो यहाँ पे थी ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा दिस इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। और यहाँ पे इसका जो डिफरेंस आएगा हर एक लोकेशन पे जो डिफरेंस है वो इक्वल रहेगा, हर एक लोकेशन पे जो डिफरेंस है वो इक्वल रहेगा। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पे जो आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है उसके हर एक पॉइंट पे हर एक लोकेशन पे आप क्या किए हो, फिक्स कॉस्ट ऐड किए हो, और जो फिक्स कॉस्ट है वो हमेशा क्या है, थ्रू आउट द ऑपरेशन वो सेम रहता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपकी हो गई टोटल कॉस्ट लाइन। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दोबारा से, टोटल कॉस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया फिक्स कॉस्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, प्लस जो वेरिएबल कॉस्ट होता है दैट इज स्मॉल v इंटू एक्स, ये होता है। और ये जो कर्व है, अब इसको भी आप मैथमेटिकली भी देख सकते हो, ये जो कर्व है ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप का कर्व है, और इसका जो स्लोप आएगा, इसकी अगर मैं स्लोप की बात करूं तो यहाँ पे जो स्लोप आएगा इसका, ये जो स्लोप आएगा आप देख सकते हैं m दैट इज v, तो इसका जो स्लोप होगा ये v होगा, इसका भी स्लोप आपका v ही होगा। क्यों? क्योंकि ये भी जो लाइन है v इज इक्वल्स टू v इंटू एक्स है, इसका भी स्लोप v होगा। स्लोप दोनों का सेम है इसलिए दोनों क्या है, दोनों पैरेलल लाइन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब ये जो c है जो कांस्टेंट है दिस इज फिक्स कॉस्ट, तो इसका जो ये जो कर्व हो जाएगा जो TC हो जाएगी, इसका जो इक्वेशन आप देखेंगे तो TC इज इक्वल टू एफ प्लस वी एक्स, और इसका जो स्लोप होगा इस कर्व का, इस लाइन का, स्ट्रेट लाइन का दैट इज v। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है TC का, टोटल कॉस्ट का, दिस इज इक्वल टू एफ प्लस वी इंटू एक्स। तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल सी चीज़ें हैं, इसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं सारी चीज़ों को। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट की। अब बात आती है, अभी हम लोगों ने सारे कॉस्ट को देख लिया, दैट इज फिक्स कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, और हमारा जो टोटल कॉस्ट क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। अब हमारी आती है यहाँ पे बात आती है कि सेलिंग कॉस्ट की। सेलिंग कॉस्ट क्या है, आपका जिस रेट पे आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, अभी तक जो कॉस्ट एसोसिएट हो रहा था उस प्रोडक्ट में वो हम लोगों ने देखा है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो हमारी सेलिंग कॉस्ट है वो कैसी, उसके लिए हमारा जो कर्व होगा वो कैसा होगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे अगेन, ये आपका कॉस्ट लाइन है, कॉस्ट लाइन, एंड दिस इज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ओके, दिस इज कॉस्ट लाइन एंड दिस वन इज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो आपकी जो सेलिंग कॉस्ट आएगा, या आप बोल सकते हैं कि जो सेल्स रिवेन्यू का जो कर्व आएगा, या आप बोल सकते हैं जो टोटल सेल का जो कर्व आएगा वो कुछ ऐसा होगा। लेट अस सपोज कि यहाँ पे आपने जो पर यूनिट जो आइटम आपने सेल किया दैट इज एस, मीन्स पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। जो आपने जो भी प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूस किया उसका जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, उसकी जो कॉस्ट है पर यूनिट दैट इज स्मॉल एस, और आपका जो प्रोड्यूस है दैट इज एक्स, इसको हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे आपका जो टोटल सेल्स आ जाएगा, टोटल सेल्स बोल सकते हैं, या सेल्स रिवेन्यू, टोटल सेल्स बोल सकते हैं, आप इसको बोल सकते हैं सेल्स रिवेन्यू। वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल एस है, पर यूनिट प्राइस, एक्स क्वांटिटी आपने सेल किया, दिस बिकम्स इक्वल्स टू स्मॉल एस इंटू एक्स। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा टोटल सेल्स, या बोल सकते हैं सेल्स रिवेन्यू। ओके, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, और इसका जो कर्व होगा, इसका जो स्लोप होगा दिस इज स्मॉल एस। ठीक है, और ये जो स्लोप है इस कर्व का, जो टोटल सेल्स लाइन है, इसका जो स्लोप है वो रिप्रेजेंट करता है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो यहाँ से आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो एस है, या आप स्लोप जो है
स्लोप ऑफ द टोटल सेल्स लाइन। तो जो आपका स्लोप है टोटल सेल्स लाइन का, वो डायरेक्टली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो द ब्रेक इवन एनालिसिस इज द रिलेशन बिटवीन थ्री थिंग्स, दैट इज टोटल कॉस्ट, टोटल सेल्स एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ब्रेक इवन पॉइंट है, दैट इज बेसिकली अ पॉइंट वेयर देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। मीन्स वो ऐसा एक पॉइंट है जहाँ पे उस इंडस्ट्री को, उस जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है, उसको कोई ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा है ना तो कोई लॉस हो रहा है। मीन्स उसके पहले, उस पॉइंट के पहले अगर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, उससे कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो आपका उस कंपनी का लॉस होगा। उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो ऑब्वियसली उस कंपनी का प्रॉफिट होगा। उस पॉइंट पे देयर इज नो प्रॉफिट एंड देयर इज नो लॉस। मीन्स क्या है कि जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं वेयर द कंपनी हैज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। दैट मीन्स P इज इक्वल टू प्रॉफिट इज इक्वल टू 0 फॉर दैट पॉइंट। ठीक है, तो अब हम लोग इसको, जो भी हम लोगों ने देखा है, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, उसको हम लोग एक सिंगल कर्व पे देखते हैं। उन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप एक सिंगल कर्व पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट अस सपोज कि ये हमारा कॉस्ट लाइन है, पहले से हम लोग देखते आ रहे हैं, दिस इज अ कॉस्ट लाइन, और ये जो है आपका है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ये आपकी टोटल कॉस्ट लाइन है और ये है आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाइन, इस लाइन को आपको पता है, ये लाइन आपकी क्या है, फिक्स कॉस्ट लाइन है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट लाइन बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं पूरा डिटेल में लिख रहा हूँ, आपको पता होगा, ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखा है। दिस इज द फिक्स कॉस्ट लाइन। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा है, ये जो है आपका, ये है वेरिएबल कॉस्ट लाइन, इसको हम लोगों ने देख रखा है ऑलरेडी। दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट लाइन, इसको हम लोग बोल सकते हैं V, दिस इज इक्वल टू स्मॉल v इंटू एक्स, ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये है आपका टोटल कॉस्ट लाइन, इसको भी हम लोगों ने देखा है। दिस इज द टोटल कॉस्ट लाइन, ये आपकी टोटल कॉस्ट लाइन है, दैट मीन्स फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, इसको भी हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे टोटल सेल्स लाइन, टोटल सेल्स, इसको मैं फुल फॉर्म इसका लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। टोटल सेल्स और सेल्स रिवेन्यू, टोटल सेल्स और सेल्स रिवेन्यू, इसको हम लोगों ने कैसे रिप्रेजेंट किया था, अगर पर यूनिट प्राइस जो आपका S है और X वॉल्यूम आपने प्रोड्यूस किया, दैट इज इक्वल टू स्मॉल s इंटू एक्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड टोटल सेल्स लाइन, या आप बोल सकते हैं टोटल रिवेन्यू, टोटल सेल्स रिवेन्यू, कुछ भी आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो आपका टोटल कॉस्ट लाइन और टोटल सेल्स लाइन मीट कर रही है, दैट मीन्स इस पॉइंट पे जो आपका टोटल कॉस्ट है और जो टोटल सेल्स है वो दोनों इक्वल है। जो टोटल कॉस्ट जो भी आपने एसोसिएट किया है उसमें प्रोडक्शन में, और जो आपका टोटल सेल्स से जो आपका रिवेन्यू कलेक्ट हुआ, वो दोनों क्या हो गया है, इक्वल हो गया है। तो ये जो पॉइंट होगा इसको हम लोग बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, वेयर देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस फॉर दैट कंपनी। ठीक है, और यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन होगा, इसको हम लोग बोलेंगे ब्रेक इवन क्वांटिटी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन क्वांटिटी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, आप ध्यान से देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके बियॉन्ड अगर आप इसके आगे जाते हो तो आपको क्या होगा, आप देखेंगे इसके आगे जाएंगे तो आपका जो टोटल सेल्स का जो रिवेन्यू है वो क्या ऑटोमेटिकली जो टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड उस प्रोडक्ट से उससे ज़्यादा है। तो इसके आगे जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा, आप प्रॉफिट गेन करोगे। ठीक है, अब जितना ज़्यादा आगे रहोगे, जितना ज़्यादा आपका ये वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन रहेगा इसके बाद, उतना ही आप सेफ जोन में रहोगे, उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट गेन करोगे। मीन्स अगर कुछ थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आएगा, किसी वजह से आप फ्लक्चुएट करते हैं, तो आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा।
ठीक है, वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे रहते हैं, इसका मतलब क्या है कि हर एक पॉइंट पे ब्रेक इवन पॉइंट से अगर आप नीचे आओगे तो हर एक जगह पे आप देखेंगे कि जो आपका टोटल सेल्स से जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो हमेशा टोटल कॉस्ट से कम है। इसका मतलब क्या है कि आप हमेशा लॉस में रहोगे। इसका मतलब क्या है कि आप हमेशा लॉस में रहोगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है आपका प्रॉफिट का एरिया है, और ये जो आपका पूरा एरिया है, ये आपका जो पूरा एरिया है ये आपका लॉस का एरिया है। इसमें आपको लॉस मिलेगा, इसके आगे आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे और इसको हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो है, ये जो एरिया है, अब आप ब्रेक इवन से जितना आप ऊपर जाएंगे ऑब्वियसली आप सेफ जोन में हैं, आपको क्या है, सेफ्टी ज़्यादा है। अब ये जो है ये भी आपको आपकी सेफ्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली मार्जिन ऑफ सेफ्टी, MOS, और इसको भी हम लोग बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बट दोनों का मतलब अलग है। इसको भी हम लोग बोलेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी और इसको भी हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलेंगे, बट ये बेसिकली सेल्स साइड में है। ठीक है, ये क्या है, रेवेन्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स ये सेल्स साइड में है। और ये जो है आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन की रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स ये क्वांटिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन क्वांटिटी टर्म्स, और इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन सेल्स टर्म। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक एंगल बन के आ रहा है, इसको अभी हम लोग देखेंगे भी, इसको डिटेल में भी देखेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं थीटा, और ये थीटा क्या है इसको हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, ये थीटा क्या है इसको अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी आगे हम लोग देखेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको भी हम लोग एक करके देखेंगे यहाँ पे। अब एक दो चीज़ और हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ऑलरेडी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब देखते हैं, अगर हम लोग बात करें TC, जो टोटल कॉस्ट है, और आपका जो टोटल रिवेन्यू है, जो ये टोटल रिवेन्यू है ये जो है, और ये टोटल कॉस्ट है, अगर आपका जो टोटल रिवेन्यू है वो ग्रेटर है टोटल कॉस्ट से, मीन्स टोटल जो रिवेन्यू आपने जनरेट किया सेलिंग से, जो आपका प्रोडक्ट है सेल करके, वहाँ से आपने टोटल रिवेन्यू जितना भी जनरेट किया अगर वो टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं दैट प्रॉफिट इज ग्रेटर देन जीरो। आपका जो प्रॉफिट होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, दैट मीन्स आप प्रॉफिट जोन में हैं, आपका कोई लॉस नहीं है। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें, अगर यहीं पे आपका जो टोटल कॉस्ट है वो क्या है, ग्रेटर हो टोटल रिवेन्यू जो जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, प्रॉफिट नेगेटिव में होगा, दैट मीन्स आप लॉस की सिचुएशन में होंगे। ठीक है, दैट मीन्स क्या है, आप लॉस की सिचुएशन में होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि अगर आप इससे नीचे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो टोटल कॉस्ट लाइन है, दैट मीन्स टोटल कॉस्ट जो क्या है, ग्रेटर है टोटल रिवेन्यू से। अगर आप इसके ऊपर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका टोटल जो रिवेन्यू जनरेट हो रहा है वो टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ तक अगर क्वेश्चंस आता है इस टाइप का, अगर यहाँ पे एनालिसिस पूछता है इस कर्व के बेसिस पे, तो आई होप आप वो सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग यहाँ पे कुछ एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ एनालिसिस करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर आप पिछले यहाँ पे देखेंगे तो इसके हिसाब से हम लोग कुछ एनालिसिस यहाँ पे करेंगे। दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ कि जो टोटल सेल्स रिवेन्यू है, दैट इज S, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल s इंटू एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल s इंटू एक्स। तो जो टोटल सेल्स रिवेन्यू है ये किसके इक्वल होगा, पहला तो जो है आपका फिक्स कॉस्ट। मैं दोबारा से इस पे जा रहा हूँ, कहीं पे भी आप जाएंगे, लेट अस सपोज आप इस पॉइंट पे हैं, इतना यूनिट, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी यूनिट आपने सेल किया, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका जो सेल्स रिवेन्यू है वो जनरेट होकर आएगा, दैट इज स्मॉल s इंटू एक्स। तो ये इक्वल किसके है, ये किसके इक्वल है, पहला तो आपका है फिक्स कॉस्ट,
नेक्स्ट आपका क्या है, वेरिएबल कॉस्ट मीन्स अब हम लोग पहुंच गए टोटल कॉस्ट पे, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट ऐड हो गया तो हम लोग क्या है टोटल कॉस्ट पे पहुंच गए, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी कॉस्ट आएगा। अब ये जो एक्स्ट्रा है दैट इज बेसिकली प्रॉफिट, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐड करेंगे, दैट मीन्स फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू एफ प्लस वी प्लस पी। तो यहाँ से हम लोग एक इक्वेशन लिख रहे हैं, उसको हम लोग आगे भी यूज करेंगे, दैट मीन्स यहाँ से क्या जाएगा, S माइनस वी इज इक्वल टू पी प्लस एफ। इसको हम लोग आगे यूज करेंगे इस रिलेशन को, तो यहाँ से आया है, इसको आप ध्यान रखें, दैट मीन्स S माइनस वी दिस इज इक्वल टू पी प्लस एफ। अब इसको हम लोग आगे फर्दर लेके जाते हैं, तो यहाँ पे स्मॉल इसको हम लोग कैपिटल S को लिख सकते हैं, स्मॉल s इंटू एक्स दिस इज इक्वल टू एफ प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल v इंटू एक्स। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इंटू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन प्लस p। इसको इधर लेके आइए तो ये आ जाएगा आपका x s माइनस वी दिस इज इक्वल टू p प्लस एफ। तो यहाँ से जो x आ जाएगा दिस इज इक्वल टू p प्लस एफ डिवाइडेड बाई s माइनस वी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान से रखिए, ये आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में इस क्वेश्चन पे, इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, दैट मीन्स क्या है कि आपको जो भी चीज़ें हैं, लेट अस सपोज आपका फिक्स कॉस्ट जो भी दिया हुआ है और आपका जो सेलिंग कॉस्ट वो भी दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि आपको इतना प्रॉफिट अर्न करना है, जो भी डेटा है इसके अकॉर्डिंग इस इंडस्ट्री को इतना प्रॉफिट अर्न करना है, तो कितना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन होगा, तो आप इजीली इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपको पता है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करते हैं, इसको हम लोग और आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। अब देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एट BEP ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया आपको क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट मीन्स क्या है, P इज इक्वल टू 0। एट BEP P आपको क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर P 0 है तो यहाँ पे जो X हो जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे दिस बिकम्स इक्वल्स टू X BEP। इसका नया नाम हो जाएगा, जो आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है दैट बिकम्स इक्वल्स टू BEP, या ब्रेक इवन क्वांटिटी आप बोल सकते हैं, दैट मीन्स ब्रेक इवन क्वांटिटी, ब्रेक इवन पॉइंट पे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं BEQ, ब्रेक इवन क्वांटिटी। तो कैसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे आप P को 0 करो और X को पुट कर दो X BEP, या दिस इज इक्वल टू BEQ ब्रेक इवन क्वांटिटी, एंड दिस इज इक्वल टू P तो 0 हो गया, दिस बिकम्स F डिवाइडेड बाई S माइनस V, S माइनस V। ये आपका एक और फॉर्मूला आ गया, यहाँ पे एक और फॉर्मूला आपका आ गया। ये दोनों फॉर्मूले आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों को आपको याद रखना होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला जो यहाँ पे स्टेटमेंट निकल के आता है कि BEP मे बी डिफाइंड एज दैट लेवल ऑफ सेल्स एट विच टोटल सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। दैट मीन्स क्या है, आपको मैंने पहले बताया कि जो BEP होता है, BEP पे क्या है, टोटल सेल्स और टोटल कॉस्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया भी, सब कुछ एक्सप्लेन भी किया, यहाँ पे हम लोगों ने फार्मूला भी ड्रॉ किया, फार्मूला भी यहाँ पे डिराइव किया। ये दोनों फार्मूले आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। आई होप आपको ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है और ब्रेक इवन एनालिसिस का जो बेसिक जो हम लोगों ने देखा यहाँ पे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप और भी चीज़ें हम लोग देखते हैं, उस कर्व के बारे में और भी चीज़ें हम लोग जानते हैं जो कि डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस में आएगा, और एनालिसिस अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी हम लोग बात करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस की, जिसको हम लोगों ने वहाँ पे थीटा से रिप्रेजेंट किया था। तो दोबारा से हम लोग इस कर्व पे आते हैं। ये जो हमारा कर्व था, अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे कर्व को, सारी चीज़ें जो हैं बाकी आपको पता है। दिस इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट, बेसिकली ये जो आपका टोटल कॉस्ट है, एंड दिस इज टोटल सेल्स लाइन, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं ये जो थीटा है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आप लोग कैसे बता सकते हैं, दिस इज द बेसिकली एंगल बिटवीन
टोटल कॉस्ट लाइन एंड टोटल सेल्स लाइन। टोटल कॉस्ट लाइन और टोटल सेल्स लाइन के बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अब देखिए, अब यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके लिए, दैट इज इट इज द एंगल बिटवीन टोटल सेल्स लाइन एंड टोटल कॉस्ट लाइन। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, जितना ज़्यादा ही एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, दैट मीन्स क्या है, ये आप टोटल कॉस्ट अगर आपका फिक्स है, आप इसको वेरी नहीं करा रहे हो, दैट मीन्स आपका वेरिएबल कॉस्ट फिक्स रहेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका टोटल कॉस्ट तो एज इट इज जो भी लाइन है वैसा ही रहेगा। अब ये जो एंगल है जितना ज़्यादा होगा, अब ज़्यादा होने के लिए दो ऑप्शन हो सकता है। फर्स्ट वन इज आपका क्या है, वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो जाए, एंड नेक्स्ट वन इज आपका क्या है कि जो पर यूनिट कॉस्ट है, जो आपकी सेलिंग कॉस्ट है, उसको आप इंक्रीज कर दो। तो जितना ज़्यादा होगा ये थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना ज़्यादा होगा, आप देखिए कि जितना ज़्यादा होगा, लेट अस सपोज कि आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को ऐसे बढ़ा दिया, आपने पर यूनिट प्राइस को इंक्रीज कर दिया, तो आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट और जल्दी आ जाएगा। दैट मीन्स क्या है, आपका कम वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे आप नो प्रॉफिट नो लॉस के सिचुएशन में पहुंच जाएंगे। तो एक तो केस था कि आपने क्या किया कि जो पर यूनिट कॉस्ट था उसको आपने इंक्रीज कर दिया। नेक्स्ट, आप अगर वेरिएबल कॉस्ट को डिक्रीज करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आइटम अगर आप किसी वजह से डिक्रीज कर दिए, तो उसके वजह से भी आपका जो है ब्रेक इवन पॉइंट और जल्दी आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि अगर आपने वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज किया, किसी वजह से डिक्रीज किया, तो जैसे आप डिक्रीज करोगे ऑटोमेटिकली आपका जो थीटा है वो इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे भी आपका थीटा क्या है, इंक्रीज हो रहा है। इन दोनों के केस में आपने थीटा को इंक्रीज कराया, और इन दोनों के केस में आप देखेंगे तो आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है और पहले आ जा रहा है। दैट मीन्स आप कम वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से ही आप ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव कर रहे हैं। दैट मीन्स क्या है कि जितना ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना जल्दी आप ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव कर पाएंगे। तो वही है जो नेक्स्ट पॉइंट है, आप यहाँ पे आपका मीन्स आप बात कर रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस की, तो यही है लार्जर दी एंगल बेटर दी वर्किंग कंडीशन एज द प्रॉफिट आर मेड एट अ फास्टर रेट। दैट मीन्स क्या है कि आप जितना ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस को जितना ज़्यादा रखोगे उतना जल्दी आप ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव भी कर लोगे, और आपका जो प्रॉफिट होगा उतना ही फास्ट रेट से होगा, उतना ही ज़्यादा रेट से आप प्रॉफिट गेन करोगे उस सिचुएशन में। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में आप इजीली बता सकते हैं। दैट मीन्स आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस से रिलेटेड जो भी क्वेरीज थी, जो भी आपके डाउट थे, या जो भी पहले डाउट रहे होंगे, या अगर आप नहीं समझ पा रहे होंगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसको भी हम लोगों ने देखा था, दो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम लोगों ने देखा था वहाँ पे। अभी जो हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट जो हम एनालिसिस किए थे वहाँ पे, फर्स्ट वन वाज मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्वांटिटी साइड से, एंड सेकेंड वन इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑन सेल्स साइड। तो इसको हम लोग दोबारा से इसी कर्व पे आते हैं, और इसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था वहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स साइड, और ये था आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्वांटिटी साइड। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्वांटिटी एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। तो जैसा आपके क्वेश्चन में पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आप उसको बता सकते हैं। दैट मीन्स अगर आप देखें यहाँ पे थोड़ा सा अभी तक जितना हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया उसके हिसाब से अगर आप इसको एनालाइज करने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा। दैट मीन्स सेल्स अबव द ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑन सेल्स साइड। अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन अबव द ब्रेक इवन क्वांटिटी या ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑन क्वांटिटी साइड। समझ में आ गया? दैट मीन्स जितना ज़्यादा आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा उतना ही ज़्यादा आप सेफ सिचुएशन में होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं कि कोई पर्सन है जो कोई कंपनी रन करा रहा है, और वो उसका जो ब्रेक इवन पॉइंट लेट अस सपोज 1000 यूनिट है, और वो जो अभी करंट का जो प्रोडक्शन लेवल है उसका 1040 है, मीन्स 1040 है, तो उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एंड लेट अस सपोज कि कोई एक पर्सन है जिसका
ब्रेक इवन क्वांटिटी जो है, ब्रेक इवन पॉइंट जो है 2000 वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे है और वो प्रोड्यूस कर रहा है 10,000 यूनिट। तो दोनों में क्या है, बहुत अंतर है। अगर फर्स्ट पर्सन को थोड़ा सा भी किसी वजह से फ्लक्चुएशन हुआ तो उसको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, वो ज़्यादा स्ट्रेस सिचुएशन में रहेगा, उस स्ट्रेस में ज़्यादा रहेगा, कहीं ना कहीं किसी वजह से हमारा लॉस ना हो जाए, या हमारा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन या जो भी हमारा प्रोड्यूस हो रहा है उसका कंजम्पशन कहीं थोड़ा सा भी फ्लक्चुएट किया तो प्रॉब्लम में आ जाएगा। बट जो सेफ साइड में है, जिसका 2000 ब्रेक इवन पॉइंट और 10,000 यूनिट सेल कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मुकेश अंबानी की बात करेंगे तो उनको अगर 2-4 करोड़ का लॉस होता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो देखेगा भी नहीं। बट यहाँ पे अगर जो लो लेवल के जो कंपनी वाले हैं, जो लोअर लेवल वाले हैं, उनको अगर 2-4 करोड़ का लॉस होता है तो उनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई लेवल पे है। ठीक है, मीन्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना ज़्यादा कम मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगा तो वहाँ पे आप सिचुएशन में अच्छे सिचुएशन में नहीं है, आपको हमेशा लॉस होने का डर रहेगा। पर जितना ज़्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगा आप उतना ही कंफर्ट सिचुएशन में रहेंगे। तो यहाँ पे क्या, जैसा मैंने बताया आपको मुकेश अंबानी का आपने आपको एग्जांपल लिया, तो उसका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो क्या बहुत ज़्यादा है, थोड़ा बहुत लॉस उसको कोई फर्क नहीं डालेगा। बट एक स्मॉल स्केल बिजनेसमैन के लिए जिसकी जो टोटल जो रेवेन्यू हुई है, जो टोटल कंपनी की कॉस्ट ही है, लागत जो है वो 2-4 करोड़ की है, अगर उसको 1-2 करोड़ का लॉस हो गया तो उसका तो पूरी कंपनी ही बैठ जाएगी। तो वही बात है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आप सेफ सिचुएशन में होंगे। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दिस मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिस इज इक्वल्स टू सेल्स, दैट मीन्स टोटल सेल्स, दैट मीन्स सेल्स एट फुल कैपेसिटी, सेल्स एट फुल कैपेसिटी माइनस सेल्स एट BEP, सेल्स एट फुल कैपेसिटी माइनस सेल्स एट BEP। तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिया है तो आप इजीली मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या जाएगा यहाँ पे, स्मॉल s इंटू एक्स माइनस स्मॉल s इंटू एक्स BEP। तो यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा, यहाँ पे आपका स्मॉल s बाहर आ जाएगा, x माइनस एक्स BEP ये आ जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑन सेल्स साइड। अगर मैं क्वांटिटी के टर्म्स में बात करूं तो ये जो अंदर की चीज़ है x माइनस एक्स BEP, ये आपका हो जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑन क्वांटिटी साइड। ओके, समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जितना ज़्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगा उतना ज़्यादा आप सेफ सिचुएशन में है, मैंने आपको एग्जांपल लेकर ही बताया। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके डियर, सो बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एक पॉइंट है जो यहाँ पे मिस हो गया था, उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये दो चीज़ें हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, अगर आपको ध्यान होगा तो इन दोनों चीज़ों को हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। दैट इज एक्स क्वांटिटी मीन्स अगर आपको पी प्रॉफिट चाहिए तो आपको कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी होगी, ठीक है, ये हम लोगों ने इस फॉर्मूले को देखा था। और BEP पे मीन्स ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन क्वांटिटी के लिए जो फॉर्मूला होता है मीन्स प्रॉफिट जीरो है आपका, मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में आपका कितना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन होगा, उसके लिए जो आपका फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले को हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। एक पॉइंट है जो वैसे तो सारी चीज़ें क्लियर हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट एक छोटा सा पॉइंट है, इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, कई बार उस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर मैं बात करूं BEP सेल्स का, नो डाउट आपको BEP क्वांटिटी पता है, सेल्स कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो पर यूनिट क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे। बट इसको हम लोग देख लेते हैं जिससे कि आपके पास क्वेश्चंस रहेगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको कंप्लीट करने में। तो आपका जो BEP सेल्स जो हो जाएगा, दैट मीन्स आपका BEP सेल्स ये क्या हो जाएगा आपका एक्स BEP इंटू स्मॉल s, ये हो जाएगा। पर यूनिट क्वांटिटी से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पे आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, F अपॉन S माइनस V इंटू स्मॉल s, ठीक है। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा फर्दर इसको हम लोग और आगे लेके जाएं, ये फाइनल फॉर्मूला है नो डाउट,
आप इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं अगर कहीं भी क्वेश्चन आता है वैसा। इसको थोड़ा सा आप लोग मॉडिफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एफ अपॉन, इसको नीचे लेके जाइए 1 माइनस वी बाई एस। तो ये भी आपका फॉर्मूला है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपके पास ऑप्शंस रहेगा तो आपको पता होना चाहिए, और यहाँ से इस क्वेश्चंस को भी, इस ऑप्शंस को भी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, जो हम लोग बात कर रहे थे मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम लोग ने देख लिया था। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दैट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। चलिए हम लोग देखते हैं इस टॉपिक को। सो ओके डियर, द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं आपको बता दूं कि ये इस टॉपिक में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन भी होता है, लोगों को समझ नहीं आता है कि एक्चुअल में कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। बस वो लोग फार्मूला याद कर लेते हैं, दैट्स ऑल, और जो भी क्वेश्चन आते हैं उस फार्मूले पे पुट करके वो लोग डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। बट सिर्फ इतना पता होना, सिर्फ फार्मूला पता होना सफिशिएंट नहीं होता है जब तक कि आप उसका बेसिक नहीं जानोगे। एक बार जब आपको बेसिक समझ में आ गया तो उस फॉर्मूले को कई बार आपको याद भी नहीं रहेगा तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। या कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन्स आते हैं, जैसे अगर आप, मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो कई बार कॉन्सेप्ट पे थ्योरी क्वेश्चंस अभी आ जाते हैं, तो अगर आपको थ्योरी पता होगा तो फिर आप सही आंसर कर पाओगे। जैसे आपको पता होगा कि गेट में MSQ स्टार्ट हो गया है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो उसमें कितने क्वेश्चंस, कितने ऑप्शंस सही हैं, इसको आपको जानने के लिए आपको इन डेप्थ नॉलेज जरूरी है। जो भी आपके सिलेबस में है, जो भी टॉपिक है, उसका इन डेप्थ नॉलेज जरूरी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बारे में। तो बेसिकली कंट्रीब्यूशन मार्जिन हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन ईच यूनिट सोल्ड एबव और बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट। और इसके साथ साथ सिमिलरली अगर आपका जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी है, ब्रेक इवन पॉइंट से लेस सेल होगा तो ऑब्वियसली लॉस होगा। तो सिमिलरली इसको हम आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ लॉस बियर ऑन ईच यूनिट सोल्ड बिलो द ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, तो इसको हम लोग सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन को हम लोग सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज S माइनस वी। S माइनस वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला वहाँ पे, अगर आपको ध्यान होगा तो S माइनस वी इज इक्वल्स टू P प्लस एफ। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो P प्लस एफ। अब ये फॉर्मूला का जो मैंने बोला सिग्निफिकेंस की कंट्रीब्यूशन मार्जिन का मतलब ये होता है कि ईच यूनिट सोल्ड, जो भी प्रॉफिट गेन हुआ ऑन ईच यूनिट सोल्ड अबव द ब्रेक इवन पॉइंट, वो ये कैसे रिप्रेजेंट करेगा, इसको अभी हम लोग एग्जांपल्स के फॉर्म में देखेंगे। एग्जांपल अभी हम लोग देखेंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा ये जो फॉर्मूला है वो उसको, जो मैंने स्टेटमेंट बोला, उसको कैसे रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट अस सपोज कि आपका किसी इंडस्ट्री का जो फिक्स कॉस्ट है दैट इज F, जो फिक्स कॉस्ट है दैट इज 10,000, दैट इज ₹10,000। किसी इंडस्ट्री का जो फिक्स कॉस्ट है दैट इज ₹10,000, जो इसका वेरिएबल कॉस्ट है दिस इज इक्वल टू ₹5 पर यूनिट, एंड सेलिंग कॉस्ट दैट इज इक्वल टू ₹10 पर यूनिट। और यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन से समझ में आ रहा होगा कि इस डेटा के हिसाब से ऑब्वियसली ब्रेक इवन पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आपका सेलिंग कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा रहेगा तभी आपका ब्रेक इवन पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज आपकी जो कंपनी होगी, जो भी आपने सेटअप किया है, अगर उस सेटअप में जो आपका सेलिंग कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट को मीट नहीं कर रहा है या उससे ज़्यादा नहीं है, तो आप हमेशा लॉस में रहोगे, आपको कभी प्रॉफिट नहीं होगा। आपने देखा भी होगा कि ये जो इंडिविजुअल है स्मॉल वी और स्मॉल एस, ये वेरिएबल कॉस्ट लाइन की स्लोप और टोटल सेल्स लाइन की स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर स्लोप कम रहेगा मीन्स वेरिएबल कॉस्ट या ये जो टोटल सेल्स मीन्स पर यूनिट कॉस्ट जो सेलिंग आइटम है उसका अगर कम रहेगा तो ऑब्वियसली वो कर्व कभी मीट करेगा ही नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो अगर मीट नहीं करेगा तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट नहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि कंपनी आपकी ऑलवेज लॉस में रहेगी। तो आपका कंपनी प्रॉफिट गेन करे और उतना ही जितना ज़्यादा
पर यूनिट कॉस्ट का, पर यूनिट आइटम का जितना ज़्यादा कॉस्ट होगा उतना जल्दी ब्रेक इवन पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, उतना जल्दी ब्रेक इवन पॉइंट आएगा और उतना हाई रेट से आप प्रॉफिट अर्न करोगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो अगर चलो मैं यहाँ पे इस एग्जांपल्स के थ्रू कंट्रीब्यूशन मार्जिन को आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन क्वांटिटी को मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये क्या होता है F अपॉन S माइनस V, और यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करो S माइनस V को तो दिस कम्स आउट टू बी रुपीज़, इसको मैं 15 लेता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 15 ले लेता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा यहाँ पे। तो अब क्या हो जाएगा, आ जाएगा S माइनस वी, दिस इज इक्वल टू 10 रुपीज़। ठीक है, S माइनस वी जो आएगा ये आएगा आपका 10 रुपीज़। ओके, 10 आ जाएगा, S माइनस वी 10 आ जाएगा। तो यहाँ से ब्रेक इवन क्वांटिटी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 डिवाइडेड बाई S माइनस वी दैट इज 10, दिस कम्स आउट टू बी 1000 यूनिट। 1000 यूनिट सेल होने के बाद आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आपका नो प्रॉफिट नो लॉस है। अब लेट अस सपोज कि अगर मैं बात करूँ कि आपका जो X है, जो X है दैट बिकम्स इक्वल्स टू X1 में फर्स्ट केस ले रहा हूँ, अगर आपका X1 दिस बिकम्स इक्वल्स टू 1001 यूनिट, मीन्स आपका जो X है जो आपने क्वांटिटी प्रोड्यूस किया जो आपने क्वांटिटी सेल किया उसकी जो ब्रेक इवन क्वांटिटी है उससे आपका 1 यूनिट ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, 1 यूनिट ज़्यादा हो रहा है आपकी ब्रेक इवन क्वांटिटी से। जो भी आपने क्वांटिटी प्रोड्यूस किया या जो सेल किया उसका जो अगर आप देखेंगे तो क्या है, आप ब्रेक इवन क्वांटिटी आपकी 1000 थी और यहाँ पे जो X जो आपने लिया, जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन लिया दैट इज 1001 यूनिट, तो 1 यूनिट ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट कैलकुलेट करिए, यहाँ पे आप प्रॉफिट कैलकुलेट करिए। इस केस में आपका प्रॉफिट कितना आएगा, जो आपके पास फॉर्मूला है दैट इज X इज इक्वल टू P प्लस F डिवाइडेड बाई S माइनस V। यहाँ पे जो X है दैट इज 1001, दिस इज इक्वल टू P आपको कैलकुलेट करना है, F आपका दिया हुआ है दैट इज 10,000 डिवाइडेड बाई S माइनस V, दिस इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से जो आपका प्रॉफिट निकल के आएगा दिस इज इक्वल्स टू 10 रुपीज़ 10। यहाँ से जो आपका प्रॉफिट निकल के आएगा आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। यहाँ से आपका यहाँ से जो प्रॉफिट निकल के आएगा दैट इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से आपका जो पीओन हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू रुपीज़ 10। ये पहला केस था, ये आपका पहला केस था, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट केस में अगर मैं X2 की बात करूं, जो आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है इन द नेक्स्ट केस दैट इज 1002 यूनिट। अगेन इस फॉर्मूले में आप इसको पुट करिए, ये जो वैल्यू है X2 की वैल्यू आप 1002 पुट करिए। यहाँ पे आप पाएंगे यहाँ पे जो P2 की जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल्स टू रुपीज़ 20। ओके, यहाँ पे आप पाएंगे इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज रुपीज़ 20। इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ। अलग अलग केस है, अभी यहाँ से मैं आपको इन्फ्लुएंस निकालूंगा क्या आ सकता है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम लोग बात करेंगे X3 की। X3 में आपने जो यहाँ पे 1 लिया, 1 यूनिट एक्स्ट्रा BEP से, यहाँ पे 2 यूनिट एक्स्ट्रा, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं 3 यूनिट एक्स्ट्रा, 1003 यूनिट है। और यहाँ से आप प्रॉफिट गेन करेंगे दैट इज P3, आप पाएंगे, इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं आप। यहाँ से आएगा रुपीज़ 30। ओके, ऐसे करके आप कैलकुलेट करते जाएंगे। आपको मैं बॉक्स पहले ही बना दे रहा हूँ। ऐसे ही आप कैलकुलेट करेंगे आगे। लेट अस सपोज आपने X5 कैलकुलेट किया, जहाँ पे आपका जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज
5 यूनिट एक्स्ट्रा है ब्रेक इवन पॉइंट से, दैट इज 1005 यूनिट। तो यहाँ से जो आपका प्रॉफिट निकल के आएगा आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, दिस कम्स आउट टू बी ₹50। ओके, नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे। लेट अस सपोज आपने X6 कैलकुलेट किया 6 यूनिट एक्स्ट्रा, तो यहाँ से जो आपका प्रॉफिट निकल के आएगा P6, दिस कम्स आउट टू बी ₹60। ऐसे ही करके अगर आप कैलकुलेट करते जाइए, लेट अस सपोज आपने कैलकुलेट किया X30, दैट मीन्स 30 यूनिट एक्स्ट्रा BEP से 30 यूनिट एक्स्ट्रा आपने वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन लिया, दैट इज 1030 यूनिट। तो यहाँ पे आप पाएंगे जो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 300। तो यहाँ पे आपसे अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है 6000 का, अगर मैं बोलूं कि आपको प्रॉफिट जो अर्न करना है, यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए इसको। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि इफ़ आपको प्रॉफिट अर्न करना है, यहाँ पे साइड में मैं लिख रहा हूँ, अगर लेटेस्ट सपोज कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है, ये जो गिवन डाटा है यहाँ से आपको प्रॉफिट अर्न करना है ₹6000, 6000 का प्रॉफिट अर्न करना है, तो आपको कितना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होगा, दैट मीन्स आपको आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कितना चाहिए होगा। तो यहाँ से आपने एक पैटर्न नोटिस किया, यहाँ से आपने एक पैटर्न नोटिस किया कि जो S-V है, जो आपका S-V है जितना है, ठीक है, हर एक यूनिट जो एक्स्ट्रा आप प्रोड्यूस कर रहे हो ब्रेक इवन पॉइंट से, जितना एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हो हर एक यूनिट पे उतना ही प्रॉफिट आपका गेन हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन में बताया भी था कि जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है ये रिप्रेजेंट करता है कि हाउ मच प्रॉफिट यू आर गोइंग टू गेन ऑन ईच यूनिट सोल्ड एबव दी ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहाँ से मैं उसी एग्जांपल को यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पे मैं यहाँ पे लिया था और उसको मैंने आपको दिखाया कि 1 यूनिट एक्स्ट्रा है तो आपका ₹10 अर्न हुआ, S-V 10 है, 2 यूनिट एक्स्ट्रा है तो आपका यहाँ पे क्या है ₹20 का गेन हुआ, 20 यूनिट प्रॉफिट आपने गेन किया। यहाँ पे क्या है 10 × 2 20, यहाँ पे 3 यूनिट एक्स्ट्रा है, ₹30 आपने गेन किया, 10 × 3 30। ऐसे आपका 5 यूनिट है 50, 6 यूनिट है तो 60 एंड 30 यूनिट एक्स्ट्रा है तो आपने ₹300 का प्रॉफिट आपने अर्न किया। वैसे मैं अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट मीन्स रिवर्स भी जा सकते हैं कि आपको अगर 6000 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट अर्न करना है तो आपको कितना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन रखना होगा, तो आप इसको सिंपली बिना किसी फॉर्मूले से डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको उस क्वेश्चन में BEP पता है, ब्रेक इवन क्वांटिटी पता है, तो आपका अगर ब्रेक इवन क्वांटिटी क्या है 1000 है, ठीक है, और आपका S-V आपका 10 है, तो ब्रेक इवन क्वांटिटी से कितना एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना होगा, तो आप सिंपली लिख सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा आपका 6000 का प्रॉफिट अर्न करना है, S-V आपका 10 है, तो यहाँ से आ जाएगा 600 यूनिट। इसका मतलब क्या है कि आपको 600 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना होगा अबव देन ब्रेक इवन क्वांटिटी, तब आप 6000 का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका टोटल जो यूनिट आ जाएगा, एक्स की जो वैल्यू आएगी 1000 + 600 दैट इज 1600 यूनिट। मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब आई होप आपको ये सारा समझ में आ रहा होगा व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको फॉर्मूले के थ्रू आपको एक छोटा सा डेरिवेशन के थ्रू मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा कि आपको पता है, आपने पढ़ा भी है, दैट इज जो टोटल सेल्स है दैट इज F + P × V, ये आपने पढ़ा है। इस फॉर्मूले को सभी लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब S को लिख सकते हैं S × X, दिस इज इक्वल्स टू F + P + X × V, ये है। इस फॉर्मूले को सभी लोग जानते हैं। अब हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इसको हम लोग इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, इन दोनों को, तो ये हो जाएगा आपका X S - V, ठीक है, -F, ये आ जाएगा आपका।
आपको पता है कि जो एक्स बी ई पी होता है दिस इज इक्वल टू एफ अपॉन एस माइनस वी। तो यहाँ पे जो आपका एफ आ जाएगा दिस इज इक्वल टू एक्स बी ई पी एस माइनस वी, ये आ जाएगा, ये आपको पता है। तो यहाँ पे आप इसको एफ की जगह इसको प्लेस कर दीजिए एक्स एस माइनस वी माइनस एक्स बी ई पी एस माइनस वी, ये आ जाएगा। यहाँ पे एस माइनस वी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से जो पी आ जाएगा ये आ जाएगा आपका एक्स माइनस एक्स बी ई पी इंटू एस माइनस वी, ये आ जाएगा फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले से आप काफ़ी सारी चीज़ें रिलेट कर सकते हो। आप देख सकते हो इस फॉर्मूले में कि ये जो बेसिकली है वो क्या है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से आप P इज इक्वल्स टू लिख सकते हो सी एम कंट्रीब्यूशन मार्जिन x माइनस एक्स बी ई पी। और यही मैंने आपको बताया था कि जो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रिप्रेजेंट करता है ऑन ईच यूनिट सोल्ड अबव द ब्रेक इवन पॉइंट, उसका प्रॉफिट रिप्रेजेंट करता है। हर एक यूनिट जो भी ब्रेक इवन पॉइंट है, जितना हर एक यूनिट पर जितना प्रॉफिट होगा उसको आपका ब्रेक इवन पॉइंट वो प्रॉफिट रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर आपका बीईपी से एक यूनिट और ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसकी जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू 1 हो गई तो आपका प्रॉफिट डायरेक्टली क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यही मैंने आपको वहाँ पे बताया था। ओके, यही मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे आपको स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, दैट इज contribution margin is the amount of profit earned on each unit sold above or beyond the break even quantity। और similarly हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, it would be amount of loss the firm would incur on each unit produced below the break even point। ठीक है, तो लॉस भी होगा, लॉस को भी रिप्रेजेंट करता है और प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है ऑन ईच यूनिट सोल्ड अबव द ब्रेक इवन पॉइंट और बिलो द ब्रेक इवन पॉइंट। बिलो होगा तो लॉस होगा, अबव होगा तो आपका प्रॉफिट होगा। तो आई होप कंट्रीब्यूशन मार्जिन का जो पूरा आपका सिनेरियो है, जो पूरा जो भी स्टेटमेंट है, आप बोल सकते हैं थ्योरी है, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो आपका टर्म ही है यही आपको रिप्रेजेंट कर देता है, दिस इज सिंपली द रेशियो बिटवीन प्रॉफिट एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। इट इज द सिंपली रेशियो बिटवीन प्रॉफिट एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, बट सिर्फ इतना बोलना सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका मैं बताऊं कि पी/वी रेशियो की अगर मैं बात करूं तो हर जगह क्या लिखा रहता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय एस सेल्स, कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल्स। बट यहाँ पे तो हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉफिट वॉल्यूम की। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ प्रॉफिट वॉल्यूम दिखा नहीं, यहाँ पे क्या है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल्स। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे जानेंगे कि एग्जैक्टली जो हमारा स्टेटमेंट है वही है ये। तो जैसा कि आपको पता है कि जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है किसको, प्रॉफिट को, ऑन ईच यूनिट सोल्ड अबव द ब्रेक इवन पॉइंट। तो समहाउ आपका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है दिस रिलेट विद द प्रॉफिट, प्रॉफिट से रिलेट करता है। जो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो आपका प्रॉफिट से रिलेट होता है, आप सभी लोग को पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा। और जो सेल्स है वो क्या है, इनडायरेक्टली रिलेटेड विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, एस इंटू एक्स, तो एक्स क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो जो आपका सेल्स है वो इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है किससे, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से। तो एस इज समहाउ रिलेटेड विद द टर्म्स वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं दिस इज जो पी बाई रेशियो है, इसका जो फॉर्मूला है CM/S कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। तो ये जो है
रिप्रेजेंट करता है द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए हम लोग इसको कर्व से देखते हैं। यहां पे एक कर्व ड्रॉ किया गया है, यहां पे आप देखेंगे एक कर्व ड्रॉ किया गया है, दैट इज प्रॉफिट एंड वॉल्यूम। प्रॉफिट एंड वॉल्यूम के बीच में एक कर्व ड्रॉ किया गया है। ठीक है, प्रॉफिट एंड वॉल्यूम के बीच में एक कर्व ड्रॉ किया गया है, एक स्ट्रेट लाइन कर्व है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है ये जीरो पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स जीरो लाइन है। ये जो है बेसिकली बीईपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे आपका नो प्रॉफिट नो लॉस है। यहाँ पे आपका प्रॉफिट और लॉस जीरो है इस पॉइंट पे। ये जो पूरी लाइन है ये यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट और लॉस जीरो है। अब इसके ऊपर जाएंगे तो आपका प्रॉफिट होगा, इससे नीचे आएंगे तो ऑब्वियसली लॉस होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, नो प्रॉफिट, ये जो लाइन है इसको यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस है। अब बात आती है कि इस कर्व को हम लोगों ने ड्रॉ क्यों किया। अब यहाँ पे आपके पास वो भी कर्व था जो हम लोगों ने पहले देखा था ब्रेक इवन एनालिसिस में, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था, वहाँ पे सारी चीज़ें थी। ठीक है, सारा फिक्स कॉस्ट था, वेरिएबल कॉस्ट था, टोटल कॉस्ट था, आपके टोटल सेल्स थी। वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि आपका बीईपी रिप्रेजेंट हो रहा था, वहाँ पे प्रॉफिट कौन सा एरिया था, कौन सा लॉस वाला एरिया था, वहाँ पे हम लोग इजीली देख पा रहे थे। बट आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि अगर बाई चांस आपके पास सिंगल प्रोडक्शन है तो वहाँ पे तो आप इजीली देख सकते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आप उतने सारे कर्व को एक साथ ड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर कहीं पे आपके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मल्टीपल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को एक साथ एनालाइज करना हो हमें, तो हर एक प्रोडक्ट के लिए उस केस में आपको पास कम से कम 4-5 लाइन ड्रॉ करनी होगी सिंगल कर्व में। सिंगल आपका जो भी है एनालिसिस है, हर एक प्रोडक्ट के लिए 4 से 5 लाइन ड्रॉ करनी होगी। और यहाँ पे क्या है, एक सिंगल लाइन ही आपको बता दे रहा है कि आपका बीईपी कहाँ है, कहाँ पे प्रॉफिट होगा, कितने वॉल्यूम पे आपका लॉस होगा। ठीक है, कितना वॉल्यूम रहेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, कितना वॉल्यूम रहेगा तो आपका लॉस होगा। ये सारी चीज़ें आपका क्या है, सिंगल कर्व बता दे रहा है। तो अगर आपको मान लीजिए आपको 4-5 प्रोडक्ट हैं, 4-5 इंडस्ट्री के अलग अलग प्रोडक्ट हैं, या खुद की आपकी इंडस्ट्री है, 4-5 प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वहाँ पे आप इजीली क्या है, एक सिंगल कर्व से ही मीन्स इसी में ही आप सारा ड्रॉ करके 3-4 अलग अलग प्रोडक्ट के लिए आप इजीली उसको एनालाइज कर सकते हो। तो ये बेसिकली क्या है कि यूजफुल फॉर मल्टी प्रोडक्ट सिस्टम। ये क्या है, मल्टी प्रोडक्ट सिस्टम के लिए यूजफुल है। और यहाँ पे मैंने जो बताया आपको वही स्टेटमेंट है यहाँ पे, दैट इज इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड इट मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी इन रिलेशन टू सेल्स। सेम वही है जो मैंने अभी स्टेटमेंट आपको बताया, और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन किया कि आपका P/V रेशियो कैसे इक्वल्स होता है कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन एंड सेल्स के रेशियो के। कैसे जो आपका P/V रेशियो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल्स, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। और ये कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है और क्यों हम लोग इस कर्व को एग्जिस्टेंस में लेके आए ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका बहुत सारे प्रोडक्शन होगा, बहुत सारे मल्टी प्रोडक्ट सिस्टम है, तो वहाँ पे आपको एनालाइज करने में जो हम लोगों ने पहले कर्व देखा था जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट को एनालाइज करने के लिए 3-4 कर्व थे, 3-4 लाइन हमें देखना पड़ रहा था। तो यहाँ पे एक सिंगल लाइन ही एक सिंगल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि सारी चीज़ें आपको बता देगा कि प्रॉफिट कहाँ पे हो रहा है, लॉस कहाँ पे हो रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे है, वो सारी चीज़ें आप सिंगल कर्व से आप जान सकते हो। ठीक है, तो ये जो कर्व है दिस इज बेसिकली यूजफुल फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट सिस्टम। जहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट की बात आएगी वहाँ पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें और देखते हैं। दैट मीन्स हम लोगों ने मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखा था, तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का। तो इसका आपको पता है, दैट मीन्स सेल्स एट एक्स, जो भी आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है, माइनस सेल्स एट BEP, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता है सेल्स एट एक्स क्या हो जाएगा, S × X, और सेल्स एट BEP मैंने आपको बताया था
सेल्स एट बीईपी क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एस माइनस वी इंटू एस। ये ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखा है, ये दोनों फार्मूला हम लोग को पता है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एस कॉमन ले लो आप, ये क्या हो जाएगा, एस कॉमन लेने के बाद यहाँ पे केवल बचेगा एक्स माइनस एफ अपॉन एस माइनस वी। इसको हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, दैट इज एक्स इंटू एस माइनस वी इंटू एक्स माइनस एफ डिवाइडेड बाई एस माइनस वी। ये आ गया आपका। तो अगर आपको पता है दैट इज एस इंटू एक्स इक्वल्स टू पी प्लस एफ प्लस एस पी प्लस वी इंटू एक्स, ये फॉर्मूला आपको पता है। तो यहाँ से अगर आप देखें दैट इज एस इंटू एक्स माइनस वी एक्स माइनस एफ, तो यहाँ पे ये जो पूरी वैल्यू हो जाएगी, ये जो हो जाएगा, ये बेसिकली इनडायरेक्टली पी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये क्या है, पी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हो, दैट इज एम ओ एस सेल्स, ये क्या हो जाएगा आपका, एस पी अपॉन एस माइनस वी, और ये आपका हो जाएगा फर्दर, इसको आप रीअरेंज कर सकते हो, पी डिवाइडेड बाई एस माइनस वी अपॉन एस। ठीक है, और यहाँ से आप लिख सकते हो, अगर आपको ध्यान होगा तो यही आपका क्या है, पी बाई वी रेशियो है, यही आपका क्या है, पी बाई वी रेशियो है। तो आप लिख सकते हो पी अपॉन पी बाई वी रेशियो, इसी को आप लिख सकते हो पी बाई वी रेशियो। तो यहाँ से भी एक फार्मूला निकल के आता है MOS सेल का। तो कई बार एग्जाम में इस पर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं, और कई बार ये आपके ऑप्शन में रहेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो 4 आपके ऑप्शन रहेंगे, 4 अलग अलग फार्मूला रहेगा, तो उसमें आपको बताना होगा कौन सही है। तो आपको अगर ये पता रहेगा तो आप इजीली वहाँ पे क्वेश्चंस में ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है उसको आप मार्क कर पाएंगे। तो इसके साथ साथ हम लोग एक दो चीज़ें और देखते हैं, यहाँ पे एक दो चीज़ों को और देखते हैं, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज के टर्म्स में आपको अगर कैलकुलेट करना हो, दैट मीन्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज की बात करूं तो ये तो हो जाएगा आपका सेल्स एट एक्स माइनस सेल्स एट बीईपी डिवाइडेड बाई सेल्स एट एक्स इंटू 100। ये सिंपली हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे ओके। तो अगर मैं नेक्स्ट बात करूं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज का, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज की बात करूं तो क्या हो जाएगा आपका, सेल्स एट एक्स माइनस सेल्स एट बीईपी डिवाइडेड बाई सेल्स एट एक्स। ठीक है, और यहाँ पे जो ये वाला पूरा टर्म है दैट इज MOS सेल्स, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज, यहाँ पे आपका 100 भी आएगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, MOS सेल्स डिवाइडेड बाई सेल्स एट एक्स।
ये आपका ये भी फार्मूला हो जाएगा, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक सारी चीज़ें जितनी भी हैं जो भी ब्रेक इवन एनालिसिस के लिए आपके लिए ज़रूरी हैं या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी था वो सारी चीज़ हम लोगों ने ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया है। एक दो चीज़ें हैं उसको हम लोग 1 बाय 1 यहाँ पे और देख लेते हैं, वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट कहीं ना कहीं आपका एनालिसिस के लिए ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि उतना आप इजीली देख सकते हो, क्वेश्चन में आएगा तो आप इजीली उसको कंप्लीट कर पाओगे, क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा एनालिसिस है, उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग एक दो केस को ले रहे हैं यहाँ पे। केस 1 क्या है कि अगर आपका जो फिक्स कॉस्ट है रिड्यूस हो रहा है, अगर आपका फिक्स कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, अगर आपका फिक्स कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि रिड्यूसिंग फिक्स कॉस्ट मीन्स आपका फिक्स कॉस्ट क्या है, रिड्यूस हो रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक कर्व को देखें, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका ये फिक्स कॉस्ट है, ये भी फिक्स कॉस्ट है। लेट अस सपोज दिस इज FC1 और आपका है ये वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट अगर यहाँ से जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट लाइन हो जाएगी, दैट इज TC1। ठीक है, TC1 हो गया। अब सिमिलरली ये जो हो जाएगा आपका जो टोटल जो फिक्स कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है, तो इसको बस आपका वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस नहीं हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, तो ये हो जाएगा आपका टोटल सेल्स लाइन हो जाएगी। ये भी चेंज होगी क्योंकि टोटल सेल्स लाइन जो आपका जो टोटल कॉस्ट लाइन होती है वो क्या होती है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर आपका फिक्स कॉस्ट चेंज हो रहा है तो वेरिएबल जो आपका टोटल कॉस्ट लाइन है वो भी आपकी चेंज हो जाएगी। ये आपकी टोटल सेल्स लाइन है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट केस में जब आपका फिक्स कॉस्ट ये था और टोटल कॉस्ट लाइन ये थी, तो यहाँ पे ये कट हो रहा था और इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्स था, इसको हम लोग बोल सकते हैं जो BEP या ब्रेक इवन क्वांटिटी, दैट इज X1। अब आपने क्या किया, फिक्स कॉस्ट को रिड्यूस किया। जैसे ही आपने फिक्स कॉस्ट को रिड्यूस किया, अब टोटल कॉस्ट जो लाइन है टोटल सेल्स लाइन को यहाँ पे टच कर रहा है, मीन्स इस केस में अब ये हो जाएगा आपका ब्रेक इवन क्वांटिटी। अगर आपका ब्रेक इवन क्वांटिटी ये हो जाएगा, अब हमें रिलेशन बनाना है। जैसा कि आपको पता है कि BEP क्या होता है आपका F/S-V, और यहाँ पे SV सारा कांस्टेंट है। मैंने आपको बताया कि वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं हो रहा है, टोटल सेल्स पर यूनिट जो सेल्स है वो भी नहीं चेंज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, फिक्स कॉस्ट आपका रिड्यूस हो रहा है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ से, तो यहाँ से आपका रिलेशन आ जाएगा, दैट इज X1/X2, दिस इज इक्वल टू सिंपली F1/F2। ठीक है, X1/X2, दिस इज सिंपली हम लोग यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं, इसको इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं या इस रिलेशन को लिख सकते हैं, दैट इज X1/X2, दिस इज इक्वल टू F1/F2। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट केस जो हमारा है, दैट इज हम लोग क्या है यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे। अभी हमारा जो पहला केस था वहाँ पे हमने क्या किया था, फिक्स कॉस्ट को रिड्यूस किया था। अब हम लोग क्या है, वेरिएबल कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे। तो सेम हम लोग वही फॉर्मूला लेते हैं। यहाँ पे कॉस्ट वॉल्यूम कर्व है, ये आपका कॉस्ट वॉल्यूम कर्व है, कॉस्ट हो गया, ये है आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है। अब हम लोग यहाँ पे जो पहला स्टार्टिंग का केस है, ये आपका फिक्स कॉस्ट है FC1 और ये आपका टोटल कॉस्ट है TC1, ये आपकी टोटल सेल्स लाइन है। TC2, इसको आप TC1 ले लीजिए। ये आपकी हम लोग यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में लेट अस सपोज आपका जो वेरिएबल कॉस्ट जो भी रहा होगा उसके करस्पॉन्डिंग ऑब्वियस सी बात है जो टोटल कॉस्ट लाइन होगी ये होगी। अब आपने वेरिएबल कॉस्ट को रिड्यूस किया, तो वेरिएबल कॉस्ट को जैसे रिड्यूस करोगे आपकी टोटल कॉस्ट लाइन भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। फिक्स कॉस्ट एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपने वेरिएबल कॉस्ट को रिड्यूस किया तो आपका जो TC1 टोटल कॉस्ट था ये चेंज हो गया किसमें, TC2 में। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सब कुछ सेम है। जैसे वहाँ पे हम लोगों ने फिक्स कॉस्ट को रिड्यूस किया था, यहाँ पे हम लोग सिंपली वेरिएबल कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं। तो सेम वही फार्मूला है जैसा हम लोगों ने पहले भी देखा था, दैट इज BEP X दैट इज इक्वल टू F/S
एस माइनस वी। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ वी वेरी कर रहा है। तो अब इस केस में भी आप देखेंगे स्टार्टिंग में जो आपका ब्रेक इवन क्वांटिटी थी दैट इज x1, और यहाँ पे जो आपका वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस हो जा रहा है, उस केस में जो आपका जो बीईपी होगा दैट इज x2। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें x1 बाई x2, इसका रेशियो देखेंगे तो सिंपली हो जाएगा। फर्स्ट केस में आपका वेरिएबल कॉस्ट अगर v1 रहा हो, सेकेंड केस में v2, तो यहाँ पे आ जाएगा s माइनस v2 डिवाइडेड बाई s माइनस v1, ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आई थिंक। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं इंक्रीजिंग सेलिंग कॉस्ट। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपकी S है S1 को इंक्रीज करा के ले जाएंगे S2, दैट मीन्स S1 इज लेस देन S2। यहाँ पे हम लोग जो सेलिंग कॉस्ट है उसको हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, तो सेम वही हम लोग कर्व यूज करेंगे, प्रॉफिट वॉल्यूम कर्व, सॉरी कॉस्ट एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन आपकी यहाँ पे पहला स्टार्टिंग कर्व है दैट इज FC एंड टोटल कॉस्ट लाइन। यहाँ पे आपका ये है टोटल सेल्स लाइन, टोटल सेल्स लाइन है ये। अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो पर यूनिट प्राइस है उसको हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर ये टोटल सेल्स लाइन 1 है तो ये हो जाएगा आपका टोटल सेल्स लाइन 2। इस केस में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे ही आप पर यूनिट प्राइस इंक्रीज करेंगे ऑटोमेटिकली आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है, जो ब्रेक इवन जो है वो जल्दी आ जाएगा। तो ऑब्वियसली आप देख भी रहे हैं यहाँ पे कि जो ब्रेक इवन जो है वो जल्दी आ रहा है, मीन्स आप जल्दी से जल्दी प्रॉफिट गेन करना स्टार्ट कर देंगे। मीन्स जो प्रॉफिट गेन करने का जो रेट होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन। तो अगर यहाँ पे आपका ब्रेक इवन क्वांटिटी अगर x1 है और यहाँ पे आपका ब्रेक इवन क्वांटिटी x2 है, तो यहाँ पे आप रिलेशन लिख सकते हैं दैट इज x1 बाई x2, दिस इज इक्वल टू, बाकी सारी चीज़ें सेम है, आपका फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट सारा सेम है। तो यहाँ से जो आ जाएगा आपका रिलेशन S1 माइनस S2 माइनस V अपॉन S1 माइनस V, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है S माइनस V। तो वहाँ से आपका जो x1 बाई x2 आ जाएगा दैट इज इक्वल टू x1 बाई S2 माइनस V अपॉन S1 माइनस V, ये रिलेशन होके आ जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दैट इज डिसीजन रूल की। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डिसीजन रूल की। तो ये जो डिसीजन रूल है यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके यहाँ पे आपके सामने हूँ। लेट अस सपोज कि पहला जो केस है इसको मैं एग्जांपल से ही समझाऊंगा, एग्जांपल से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेट अस सपोज जो आपका सेलिंग कॉस्ट है फर्स्ट केस में जो है वो 6 यूनिट है, यहाँ पे कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है, दैट मीन्स फिक्स कॉस्ट आपका यहाँ पे 0 है, F इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे फिक्स कॉस्ट जो है 100 है, वेरिएबल कॉस्ट है आपका है ₹4 पर यूनिट। और नेक्स्ट है जो थर्ड केस है, यहाँ पे आपका फिक्स कॉस्ट है 500 एंड वेरिएबल कॉस्ट है ₹2 पर यूनिट। अब हमें यहाँ पे देखना है कि इन तीनों में हमें क्या सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्या यही डिसाइड करना है कि हमें कब किसको सेलेक्ट करना चाहिए। तो लेट अस सपोज कि यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट आएगी, अगर मैं बात करूँ, हमेशा जो टोटल कॉस्ट है उसी से हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो आपकी टोटल कॉस्ट आएगी, लेट अस सपोज अगर आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन अगर आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन x है, तो यहाँ पे जो आ जाएगा टोटल कॉस्ट जो आ जाएगा फर्स्ट केस में, जो पहला केस है यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या 6 × x। जो सेकेंड केस आएगा इसमें आपकी जो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। तो जो फिक्स कॉस्ट है ₹100 प्लस वेरिएबल कॉस्ट है ₹4 पर यूनिट, दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपका 4 × x। और थर्ड केस जो है यहाँ पे आपका जो टोटल कॉस्ट आ जाएगी दैट इज, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट है 500, वेरिएबल कॉस्ट है ₹2 पर यूनिट। हमेशा आप देखिए कि डिक्रीज कर रहा है, पहले केस में वेरिएबल कॉस्ट 6 पर यूनिट है, इसमें आपका 4 पर यूनिट है, यहाँ पे 2 पर यूनिट है। तो ये जाएगा आपका 2 × x। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम लोग इक्वेट करते हैं TC1 और TC2। तो इक्वेट करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 6x = 100 प्लस 4x। तो यहाँ से आपका जो x आ जाएगा दैट इज 50 यूनिट।
तो आप देखिए कि अगर आपका जो है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन 50 या 50 से कम रहेगा, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन अगर आपका 50, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू अगर आपकी 50 यूनिट या उससे कम रहेगा, तो आपके लिए जो टोटल कॉस्ट जो होगी फर्स्ट केस में लेस होगा एज कंपेयर टू सेकेंड वन। तो आप ऑप्ट करेंगे फर्स्ट को, जो पहला है उसको आप ऑप्ट करेंगे, सेकेंड वाले को ऑप्ट नहीं करेंगे। अगर आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन x इज ग्रेटर देन 50 है, 50 यूनिट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन आपका 50 यूनिट से ज़्यादा है, आपकी जो सेलिंग है 50 यूनिट से ज़्यादा है, उस केस में आप ऑप्ट करोगे सेकेंड केस को, क्योंकि सेकेंड केस में आपका जो टोटल कॉस्ट होगा वो कम हो जाएगा एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। अब हम लोग थर्ड को देखते हैं, सेकेंड और थर्ड को इक्वेट करते हैं, दैट इज TC2 इक्वल्स टू TC3। तो यहाँ से आप पाएंगे ये आ जाएगा आपका 100 + 4x इज इक्वल्स टू 500 + 2x। तो यहाँ से आ जाएगा आपका दिस इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू 400 और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 200 यूनिट। दैट मीन्स अगर आपका 200 यूनिट है, अगर आपका जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन या सेल्स जो है अगर आपका 200 तक है, 50 से 200 है, उस केस में दैट मीन्स अगर आपका x जो है ग्रेटर देन 50 है और लेस देन और इक्वल्स टू 200 है, इस केस में आप B को ऑप्ट करेंगे, जो B वाला है इसको आप ऑप्ट करेंगे। अगर आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन या आप बोल सकते हैं जो सेल्स है आपका 200 से एबव है, अगर आपका जो सेल्स है वो 200 से एबव है, उस केस में ऑब्वियसली आप सी को ऑप्ट करेंगे। दैट मीन्स इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियसली आप कैलकुलेट करोगे टोटल कॉस्ट को, मीन्स आप डिसाइड कैसे करोगे, आपका जो मेन क्राइटेरिया होगा डिसाइड करने का दैट इज बेस्ड ऑन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट से ही आप कैलकुलेट करके आप बता पाओगे कि कब कौन सा स्टेप आप लोगे। मीन्स अगर एक ऐसी मशीन के लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा हो, ये अलग अलग मशीन है या अलग अलग सेटअप बोल सकते हैं, अलग अलग सेटअप है, ये सेटअप 1, सेटअप 2, सेटअप 3, इन तीनों में से कब कहाँ पे किसको सेलेक्ट करोगे तो आप यहाँ से कैलकुलेट करके आप बता सकते हो जो भी डेटा दिया होता है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसको इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, इस तरह से आपका जो ब्रेक इवन एनालिसिस है ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखेंगे इस पे जो भी हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा है अभी तक, इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको देखेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन सेशन पे।